एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई ईशुदान जी, आम आदमी पार्टी के महामंत्री मनोज भाई, ज्वाइंट सेक्रेटरी और महाराष्ट्र के प्रभारी भाई गोपाल इटालिया जी, चेतर भाई और हमारे जितने भी सम्मानित विधायकगण यहां पर बैठे हैं, मैं उन सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे अलग अलग प्रकोष्ठों के अध्यक्ष यहां पे आए हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष 7 जोन के अलग अलग बनाए गए हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। और सबसे ज्यादा अभिनंदन के योग्य आप लोग हैं जो सुबह से इस सभा में मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। मैं गुजरात की इस महान धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और इस गुजरात की धरती को महान धरती इसलिए कह रहा हूं कि इस गुजरात ने उस महान सपूत को जन्म दिया, उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जन्म दिया, उस बापू को जन्म दिया जिस बापू ने अंग्रेजों का, जिसका सूरज नहीं डूबता था, हिंदुस्तान की धरती से भगाने का काम किया। इस गुजरात की धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैंने अभी देखा, मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आप सब लोग भी गौरवान्वित हुए होंगे। G20 का सम्मेलन था, अमेरिका का राष्ट्रपति आया था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आया था, चीन का प्रधानमंत्री आया था, पूरे दुनिया से राष्ट्राध्यक्ष आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, कनाडा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री दिल्ली में आए तो बापू की समाधि पर, उसी साबरमती के संत की समाधि पर सर झुकाने के लिए, नमन करने के लिए गए। पूरी दुनिया में भारत की पहचान गांधी से है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान अहिंसा से है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान प्रेम से है, भाईचारे से है, वसुदेव कुटुंबकम से है। हिंसा और नफरत का कोई स्थान भारत की राजनीति में नहीं है। ये बात आम आदमी पार्टी और हम सबको समझनी चाहिए। मैं नमन करता हूं गुजरात की उस धरती को जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, बापू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आजाद कराया। उन 2 महापुरुषों का ये देश ऋणी है और जब तक ये देश रहेगा, जब तक इस देश का अस्तित्व रहेगा, गांधी और पटेल के हम सब ऋणी रहेंगे, कर्जदार रहेंगे। इसको कभी चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ अफसोस होता है कि जिस गुजरात ने गांधी दिया, जिस गुजरात ने पटेल दिया, उस गुजरात ने ऐसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिया जिन्होंने हमारे बच्चों को यहां पर बैठने के लिए मजबूर किया है। उनसे सवाल तो पूछना पड़ेगा। आखिर बताओ, 30 साल का शासन तुम्हारा हो गया, गुजरात के अंदर 30 साल से राज कर रहे हो। टीआरबी में
ट्रैफिक के जवान रखे जाते हैं। अभी हमारे नौजवान साथी बता रहे थे 300 रुपए रोज मिलता है उनको। कितना मिलता है? 300 रुपए रोज। जो मजदूरी करता है उसकी न्यूनतम मजदूरी भी 350-400 रुपए होती है। लेकिन हमारा नौजवान पढ़ लिख के जो ट्रैफिक की नौकरी करता है उसको 300 रुपए, वो भी परमानेंट नहीं। हमारे ज्ञान सहायक बना दिए गए। सारी पढ़ाई इन्होंने की, बीएड किया, एमएड किया, सारी परीक्षा पास की। चुनाव के पहले तो पेपर लीक करते रहे। जब आम आदमी पार्टी वालों ने दबाव बनाया, हमारे साथी युवराज सिंह जी ने आंदोलन किया, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आंदोलन किया, सबने जब दबाव बनाया तो मजबूरी में परीक्षा तो करा ली। अब कह रहे ज्ञान सहायक बन जाओ। ज्ञान सहायक, भाजपा वाले नाम बड़ा बड़ा चुन के लाते हैं। कहते बेटा अग्निवीर बन जाओ। बोले अग्निवीर क्या है? बोले 4 साल की नौकरी, उसमें घर में बैठ के मक्खी मारो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? 4 साल की नौकरी करो, जाके सियाचिन में -50 डिग्री टेम्परेचर में सेना की नौकरी करो, जैसलमेर में जाके +50 डिग्री में सेना की नौकरी करो। जाओ अग्निवीर बन जाओ, सूली पे चढ़ जाओ। हमारा बेटा तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी रहेगा, लेकिन गुजरात का नौजवान टीआरबी बनेगा, ज्ञान सहायक बनेगा। पुलिस की भर्ती में उसको 5,000-10,000 रुपए की नौकरी मिलेगी। हमारे यहाँ पे 5 माननीय विधायकगण बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, और हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और तमाम नेता बैठे हुए हैं, इन नौजवानों का मामला सड़क से लेकर सदन तक गुजरात के अंदर उठाने का काम आप लोग कीजिए। हमको 40 लाख वोट मिला है। एक एक वोट हमारे ऊपर कर्ज के समान है। उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। 5 विधायक जीत के आए हैं गुजरात के अंदर। आपके मुद्दे उठाएंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन साथियों और दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूंगा। जब आप अपना वोट देने के लिए जाते हैं तो इस सरकार के काम के बारे में भी सोचा करो। थोड़ा दिमाग लगाया करो कि सरकार किसके लिए काम कर रही है। आपको देने के लिए 9,000, और जो इनके दोस्त हैं उनको क्या क्या दिया जा रहा है? कौन है मोदी जी का दोस्त? बताओ भाई, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। क्या नाम है उसका? अडानी। आपको मालूम है अडानी को क्या क्या दिया मोदी जी ने? आकाश में चले जाओ तो हवाई जहाज किसका? जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट किसका? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। गुजरात के लोगों की आवाज जोर से और पीछे तक आनी चाहिए। जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट किसका? समुद्र में चले जाओ तो सीपोर्ट किसका? पाताल में चले जाओ तो कोयला किसका? गैस किसका? स्टील किसका? सड़क पे चलो तो सड़क किसकी? पानी पियो तो पानी किसका? तेल भराने जाओ तो तेल किसका? रेल में चलो तो रेल किसकी? तो आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ अडानी को उठा के दे दिया मोदी जी ने। देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। इस बात का हम लोग विरोध करते हैं। आपको तो 9,000 की नौकरी देके कह रहे हैं, 10,000 20,000 की नौकरी देके कह रहे हैं ज्ञान सहायक बन जाओ। और आपको मालूम है मोदी जी ने कितना कर्जा दिया अडानी को? कितना कर्जा दिया है? 2.5 लाख करोड़ रुपए। कितना? फिर भी आप लोगों को गुस्सा नहीं आता।
अभी 2.5 लाख रुपए आपका बाकी हो तो आपका कॉलर पकड़ के हवालात में बंद कर देंगे। करते हैं कि नहीं करते? पोस्टर लगा देंगे, आपके गांव में जाकर कहेंगे अरे संजय सिंह का 2.5 लाख बाकी है, कर्जदार है बैंक का, इसको पकड़ो जेल में डालो। लेकिन मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अडानी को दिया, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दिया। कहने लगे दुनिया का 2 नंबरी अमीर हो गया। अरे इतना पैसा तो अगर ईसुदान भाई को दे दो तो ये भी 2 नंबर के अमीर हो जाएंगे दुनिया में। ये हमारे जो ज्ञान सहायक बैठे हैं, इनको दे दो 2-4 हजार करोड़ रुपए ही दे दो तो पूरे गुजरात के नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। हमारी आलोचना किस बात की होती है? कहते हैं अरे ये केजरीवाल ये तो बिजली फ्री दे रहे, ये शिक्षा फ्री दे रहे, ये तो अस्पताल बनवा रहे, ये स्कूल बनवा रहे, ये तो पानी फ्री देते हैं, ये तो महिलाओं को बस की यात्रा फ्री कर रहे हैं, ये तो बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करा रहे हैं। अरे ये केजरीवाल तो सब कुछ फ्री 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 दिए जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं मोदी जी और भाजपा वालों से, जनता का पैसा जो केजरीवाल जी को मिलता है वो जनता के ऊपर खर्च करते हैं, जनता को फ्री में सुविधाएं देते हैं। जनता का पैसा जो मोदी जी और बीजेपी को मिलता है वो अपने दोस्तों के ऊपर लुटाने का काम करते हैं। कहते हैं ले जाओ फ्री। करते हैं कि नहीं करते हैं बताओ? 13 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अपने चंद पूंजीपति दोस्तों का माफ किया है मोदी जी ने। 13 लाख करोड़, जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। मैं कह रहा था गोपाल इटालिया से 13 लाख करोड़ लिखो, कहने लगे हम नहीं लिख पाएंगे। मैंने कहा LLB पास की और लिख दो, कहने लगे ना इतना जीरो लगा नहीं सकता। इतना पैसा माफ कर दिया, इतना पैसा माफ कर दिया। और अभी चेतर भाई विधानसभा से क्वेश्चन का जवाब लेके आए, 10,000 स्कूल बंद हो गए, 526 स्कूलों को, निजी स्कूलों को परमिट दे दिया। शिक्षकों की कमी है, गुजरात में शिक्षा की यह हालत है कि जैसा अभी गोपाल इटालिया जी कह रहे थे, भाजपा वालों की दुकान 25-30 साल से हिंदू मुसलमान के नाम पे चल रही थी। केजरीवाल जी आए, उन्होंने कहा स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता टोपी पहन के गली मोहल्ले में कहने लगा स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। मोदी जी परेशान हो गए। उन्होंने कहा अच्छा खासा धंधा हिंदू मुसलमान के नाम पे चल रहा था, ये पता नहीं कहां से आ गए, कह रहे स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दिया तो 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो उन्होंने अपने सरकार के लोगों से कहा हमको स्कूल दिखाना है, पूरी दुनिया को स्कूल दिखाना है। अहमदाबाद में सारे टीवी चैनल के लोग बुलाए गए। एक स्कूल में प्रधानमंत्री जी गए, उस स्कूल का प्रसारण दुनिया के तमाम चैनलों पे हुआ। सारे चैनल के लोग कहने लगे देखो स्कूल बन गया गुजरात में, देखो स्कूल बन गया, इतना अच्छा स्कूल बन गया। ईसुदान जी को, मनोज जी को, गोपाल जी को केजरीवाल जी ने बुलाया। उन्होंने कहा अहमदाबाद में जाओ, इस स्कूल को देखो जिसको प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है। अगर इतना अच्छा स्कूल भारत के प्रधानमंत्री ने बनाया है तो उनको बधाई दे के आना। 100-150 कार्यकर्ता लेके जब ये लोग पहुंचे तो पता चला टेंट उखड़ के चला गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। 30 साल में भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग गुजरात में एक स्कूल नहीं बना पाए जो दुनिया को दिखा सके। लेकिन 5 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली
दिल्ली के अंदर ऐसे स्कूल बनाए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले योगी का स्कूल देख लो, कहने लगे नहीं देखना। बोले शिवराज का स्कूल देख लो, कहने लगे नहीं देखना। अरे बोले खट्टर का स्कूल देख लो, बोले नहीं देखना। तो उसने कहा देखना क्या है? तो ट्रंप की पत्नी ने कहा केजरीवाल और सिसोदिया का स्कूल देखना है। बताओ ये आपसे परेशान होंगे कि नहीं होंगे? आपसे हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेते हैं। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अगर पेट्रोल पंप पे हिंदू को सस्ता डीजल मिले, मुसलमान को महंगा डीजल मिले, तो वोट दे देना भारतीय जनता पार्टी को। मिलता है क्या? मिलता है क्या? बेरोजगारी की मार हिंदू से ज्यादा अगर मुसलमान झेलता है तो दे देना भारतीय जनता पार्टी के वोट। बेरोजगारी की मार सबसे ज्यादा कौन झेलता है? बताओ, बताओ कौन झेलता है? जोर से बोलिए। बैंकों में सबसे ज्यादा किसका पैसा जमा है? किसका पैसा जमा है जगमल भाई? किसका पैसा जमा है? बताओ सागर भाई। हिंदू। किसका पैसा जमा है बैंकों में सबसे ज्यादा? हिंदुओं का पैसा। उसको क्या करते हैं मोदी जी? उठाते, कहते 2.5 लाख करोड़ अडानी तू ले जा, 10,000 करोड़ विजय माल्या तू ले जा, 20,000 करोड़ नीरव मोदी तू ले जा, 10,000 करोड़ मेहुल चोकसी तू ले जा, 6,000 करोड़ नितिन संदेशरा तू ले जा, 3,000 करोड़ ललित मोदी तू ले जा। बोले साहब लूट लिए, पुलिस वाले खोज रहे। बोले भाग जा लंदन, जाके आराम से बैठवा, जब तक मैं हूं कोई चिंता की बात नहीं है। ये सारे लुटेरे विदेश में बैठे, ईडी वालों को, सीबीआई वालों को, आपकी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाला मनीष सिसोदिया पसंद नहीं है, उसको जेल में डालेंगे। लेकिन ललित मोदी हरीश साल्वे की शादी में जाम से जाम लड़ाएगा, 3,000 करोड़ रुपए लूट के भारत को चिढ़ाएगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर बैंकों में जमा हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों का पैसा लूटा गया है तो वोट दे देना बीजेपी को। सोचना एक बार, मैं जो बातें कह रहा हूं उसके बारे में सोचना जरा एक बार। महंगाई की मार देश के अंदर, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सरसों का तेल महंगा, कैंसर की दवा महंगी, किडनी की दवा महंगी, महंगाई आसमान पे। महंगाई की सबसे ज्यादा मार अगर झेल रहा है तो हिंदू झेल रहा है कि मुसलमान झेल रहा है? बताओ हमको। दलित झेल रहा है या आदिवासी झेल रहा है? गरीब आदमी झेल रहा है? इस देश के करोड़ों हिंदू महंगाई से परेशान, अशिक्षा से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, बैंक की लूट से परेशान, किसान को फसल का दाम नहीं मिलता उससे परेशान, और कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लाइन में लग के वोट दे दो। कहते नहीं कहते हैं? आपसे एक ही बात गुजरात के लोगों हाथ जोड़कर कहने के लिए आया हूं, इस बार जब मौका मिले लोकसभा के चुनाव में और 27 में अपना वोट देने के लिए जाना, तो अपनी इस उंगली को एक बार देख लेना और कहना कि इस बार तो वोट रोजगार के नाम पे पड़ेगा, स्कूल के नाम पे पड़ेगा, शिक्षा के नाम पे पड़ेगा, तरक्की के नाम पे पड़ेगा, महंगाई कम करने के नाम पे पड़ेगा, विदेशों से काला धन लाने के नाम पे पड़ेगा, भारत की उन्नति के नाम पर वोट पड़ेगा। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे, नफरत के नाम पे जो लोग दुकान चला रहे हैं, इनका शटर डाउन करने का काम हमको आपको करना है। तैयार हो सब लोग? और मैं आज सबसे कह रहा था, गुजरात तीसरा सौभाग्यशाली प्रदेश बनेगा। पहली बार हमें पूर्ण बहुमत नहीं आया, दिल्ली में 28 सीट आई, दूसरी बार 67 सीट आई, तीसरी बार 62 सीट आई। पहली बार पंजाब में हमको 22 सीट मिली, सरकार नहीं बना पाए, दूसरी बार 92 सीट आई। गुजरात तीसरा ऐसा राज्य है
आदमी पार्टी के लिए जहां 14% वोट और 5 विधायक हमारे जीत के आए हैं, 27 के अंदर हम लोग आपसे वादा करते हैं पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार गुजरात में आपके सहयोग से बनाएंगे। और आप जानते हो जहां आम आदमी पार्टी है वहां नौकरी है, वहां फ्री बिजली है, वहां फ्री पानी है, वहां फ्री शिक्षा है, वहां बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा है, और सब कुछ काम करने के बाद मुनाफे का बजट हम लोग देते हैं, घाटे का बजट नहीं देते हैं। भगवंत मान जी ने किया 300 यूनिट बिजली फ्री। 90% पंजाब के लोगों का जीरो बिजली का बिल आता है, जीरो। सरकार के खजाने में पैसे की कमी नहीं है नौजवान साथियों और दोस्तों। सरकार आपको सारी सुविधाएं दे सकती है और बजट को मुनाफे में रख सकती है। सरकार के अंदर नीयत की कमी है, नीयत की कमी। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई, आप कल्पना कीजिए, द्वारका एक्सप्रेसवे बना, 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से वो सड़क बननी थी। उस सड़क को बनाया गया 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से, 14 गुना ज्यादा महंगे दामों में। आयुष्मान योजना में 3 फोन नंबर पे 10 लाख लोगों का कार्ड बना। ये सीएजी की रिपोर्ट में इस घोटाले का खुलासा हुआ। और तो और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में, अयोध्या के डेवलपमेंट और विकास के नाम पर 20 करोड़ का घोटाला किया। तो मैं भाजपाइयों के बारे में कहता हूं, देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपा वाले हमसे कहते हैं, संजय सिंह जी, राम राम जपना, पराया माल अपना। ये ना राम के हैं, ना आम के हैं, न किसी काम के हैं। याद रखना, इनको जवाब आपको देना होगा। लोकसभा चुनाव से इसकी शुरुआत आप कर दीजिए। हमारे साथी बता रहे थे आज की बैठक में कि इंडिया गठबंधन अगर मिलकर लड़ेगा तो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब यहां पर गुजरात के अंदर दिया जाएगा और कई सीटें वो लोग हारेंगे, कई सीटें बीजेपी वालों को हारनी पड़ेगी। उसके बारे में विस्तार से इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व है, जो हमारे नेता हैं, वो तय करेंगे। लेकिन अपने संगठन का काम, अपनी पार्टी का काम, अपने संघर्ष का काम, अपनी लड़ाई का काम इस सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जारी रखेगा। एक एक कार्यकर्ता को पूरी मेहनत करनी है, हिम्मत के साथ, और चुनाव में आपको जीत हासिल करनी है। और उसकी शुरुआत नगर पालिका के 73 सीटों के कितने चुनाव हो रहे हैं? 72 सीटों पे 72 सीट्स के ऊपर चुनाव होने जा रहे हैं। यहीं से डंका बजाना शुरू कर दीजिए। भाजपाइयों को नगर पालिका से ही हटाना शुरू कर दीजिए और लोकसभा में इनको हटाने का काम कीजिए। हर काम में आपके साथ धोखा, आपके साथ छल, या हमारे आदिवासियों के बड़े नेता चेतर भाई, इन्होंने बताया कि किस तरह से यूसीसी के नाम पर आदिवासियों का अधिकार छीनने का काम सरकार करने जा रही है। मैं सावधान करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, ऐसी कोई कोशिश मत करना। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अगड़ा सब मिलके तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। किसी का अधिकार छीनने की कोशिश मत करना। साथियों और दोस्तों, मामला ओपीएस के लोग भी हमारे पास आए थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसे पंजाब में आपकी सरकार ने आदेश किया, दिल्ली की विधानसभा में पास किया, ऐसे ही गुजरात और देश के लिए लड़ाई लड़िए। निश्चित रूप से जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें भी ओपीएस की बहाली का मुद्दा हम लोग उठाएंगे। और गुजरात के लिए तो हम लोगों ने वादा किया है, जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनी ओपीएस की बहाली यहां पर भी होगी। उसमें कहीं कोई संशय, कहीं कोई आपको अपने मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं
40 दिन कोई विधायक बन जाए पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है, हालांकि गुजरात में नहीं मिलती, हमारे साथियों ने बताया। 40 दिन कोई सांसद बन जाए पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है, लेकिन 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं देते। ये दोहरी व्यवस्था बंद होनी चाहिए और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाल होना ही चाहिए। मैं आप सबसे एक ही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत लंबे समय से आप लोग बैठे हैं कि जो लोग बातें करते हैं, जो आपसे वादे करते हैं और फिर चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं, तो कम से कम उनसे हिसाब मांगा कीजिए। ये अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। केजरीवाल जी 5 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, 15 से 20 तक, और जब चुनाव में गए तो ये नहीं कहा कि मुझे हिंदू के नाम पर वोट दे देना, मुसलमान के नाम पर वोट दे देना। केजरीवाल जी ने कहा अगर आपके लिए 5 साल काम किया है तो दिल्ली के अपने इस बेटे को वोट दे देना। 62 सीटें दिल्ली के लोगों ने दिया। मोदी जी ने आपसे क्या क्या वादा किया है याद कर लेना। कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 18 करोड़ नौकरी अगर मिली है तो वोट दे देना। कहा था 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान दे देंगे, अगर पक्का मकान दे दिया है तो वोट दे देना। कहा था महंगाई देश के अंदर कम कर देंगे, अगर महंगाई कम कर दी है तो वोट दे देना। वादा किया था आपसे कि आपको इस देश के अंदर काला धन लाके हर खाते में 15-15 लाख रुपए दे देंगे, 15 पैसे भी आपके खाते में डाले हो तो वोट दे देना। एक भी वादा पूरा किया क्या? एक भी वादा पूरा किया? पीछे तक बताओ हाथ उठा के। किसान भाइयों से कहा था, किसान भाइयों से कहा था कि आपको फसल का दाम दोगुना कर देंगे, आमदनी दोगुना कर देंगे। किसान गए मांगने आमदनी, उनको लाठियों से पिटवाया। एक भी वादा पूरा नहीं किया आपसे कहा हुआ, एक भी वादा। तो इसलिए वोट मांगने के लिए आए तो उनके वादों को याद कर। और क्या कहा था आपसे मोदी जी ने? क्या कहा था कि जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना। तब था 450 का, अब हो गया 900 का है, 1000 रुपए, 1110। तो मैं भी आपसे कह रहा हूं कि इस बार जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और आप पे 144 लगाते, आपको लाठियों से पिटवाते, मार के जेल में बंद करते हैं कि नहीं करते? जब वोट मांगने के लिए बीजेपी के नेता आपके घर पे आए तो कहना मेरे घर के सामने 144 लगी हुई है, यहां से वापस जाओ, वापस जाओ। ये कैसे विश्व गुरु हैं भाई? क्या हिंदुस्तान की तरक्की करना चाहते हैं? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में गए तो कहने लगे भाइयों और बहनों ये बताओ कि गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो प्रधानमंत्री गांव-गांव में शमशान बनाने के बारे में सोच रहा है, वो आपके स्कूल कैसे बनाएगा? अस्पताल कैसे बनाएगा? तरक्की कैसे करेगा? जरा सोचना, आप विचार करना। ये मसला हिंदू मुसलमान का है नहीं, ये मसला है देश की तरक्की का, ये मसला है आपके भविष्य का, ये मसला है भारत की महंगाई का, ये मसला है नरेंद्र मोदी के दोस्तों की लूट का और भ्रष्टाचार का। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना वोट देने के लिए जाना तो सोच समझ के एक एक चीज का हिसाब इनसे मांगना। और अंत में हमारे सेना के 2 अधिकारी पिछले दिनों अनंतनाग में आतंकवादी घटना में शहीद हो गए। एक जम्मू कश्मीर के डीएसपी हुमायूं भट्ट, एक सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह जी, एक सेना के मेजर आशीष जी शहीद हो गए, और एक राइफलमैन रवि कुमार जिनकी 13 दिसंबर को शादी होने वाली थी, वो भी शहीद हो गए। और कल मैंने एक दृश्य देखा तो मैं
तब से मेरा मन बहुत विचलित हुआ। कर्नल मनप्रीत सिंह जो पंजाब से जिनका नाता था, उनके दादा 3 भाई थे, तीनों सेना में थे। उनके पिता सेना में थे, कर्नल मनप्रीत सिंह सेना में थे। पत्नी से अंतिम बात हुई तो बोले मिशन पे हूं, बाद में बात करूंगा। ये नहीं मालूम था कि बाद में बात नहीं कर पाऊंगा। और कल जब उनकी मिट्टी उनके दरवाजे से उठ रही थी तो उनका 6 साल का बेटा आर्मी की वर्दी पहन के अपने पिता को सलाम कर रहा था। यह है हिंदुस्तान। गर्व होता है ऐसे दृश्य देख के। मेजर आशीष की 3 बहनें थी, एक अकेला भाई, 2.5 साल का बच्चा, और पत्नी परिवार छोड़ के चले गए दुनिया से। राइफलमैन हुमायूं भट्ट डीएसपी थे कश्मीर में, 2 महीने की बच्ची और अपनी पत्नी को छोड़ के चले गए। इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया हमारे सेना के वीर सपूतों ने। और इतना ही नहीं, उनके साथ एक आर्मी का डॉग था, सेना का डॉग। उस डॉग ने अपने हैंडलर की जान बचाने के लिए आतंकवादी की गोली खाई। एक तरफ हमारे सेना के जवान हैं जो अपने प्राणों की आहुति देके देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन शर्म आती है उसी वक्त जब हमारे सेना के वीर शहीदों के जनाजे उठ रहे थे, देश के प्रधानमंत्री G20 का जश्न मना रहे थे। धिक्कार है ऐसी सरकार पे। हमें जवाब चाहिए कि आज जो आतंकवादी घटना हमारे सेना के ऊपर हुई है, इसका जवाब मोदी जी आप कब दोगे, कब दोगे और कब दोगे। अंत में मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का मौन अपने उन वीर शहीदों के लिए हम लोग जरूर रखें। 2 मिनट का मौन। ओम शांति शांति शांति।